सॉइल हमारे आसपास है। सॉइल केवल मिट्टी नहीं है। सॉइल मुझे लगता है कि एक मृत पृथ्वी और एक जीवन जो पृथ्वी पर संभव है, इन दोनों के बीच का पुल, इन दोनों के बीच का ब्रिज सॉइल है। ठीक है, आप ये समझिए कि चट्टानों से खाद्यान्न उत्पन्न हो जाएगा। एक मृत चट्टानों से, अजैविक चट्टान से क्या निकल कर आएगा? एक पौधा निकल कर आएगा। ये संभव नहीं है जब तक इन दोनों के बीच में एक ऐसा लिंक ना हो जो ये संभव कर दे। वो लिंक होता है हमारा मृदा। समझ में आया? सोच के देखिएगा, आपके घर में अभी नीचे देखिए फ्लोर होगा, फर्श होगा, फर्श पे बीज डाल के देख लीजिए, कुछ नहीं आएगा। फर्श पे बीज डाल के देख लीजिए, कुछ नहीं आएगा। जाके रेत में बीज डाल दीजिए, कुछ नहीं आएगा। रेतीली मृदा ले लीजिए, बाहर मृदा ले लीजिए, आपके घर में गमला होगा, उसमें बीज डालिए तो आएगा। तो मृदा वो चीज है, मृदा वो चीज है। अजीत ने कहा सतह पर बिखरी महीन कण, तो मैं कहना चाहता हूं सतह पर बिखरी महीन कण मृदा नहीं होती। ठीक है, आप चाहें तो अपना हाथ जमीन पर रगड़ के देख लीजिएगा, आपके हाथ पे भी मिट्टी लग जाएगी, वो मृदा नहीं है। जो हमारे पैर में जो धूल जमा होकर जब हम बाहर से घर में आते हैं, वो मृदा नहीं है। मृदा की थोड़ी इज्जत बढ़ाना चाह रहा हूं। बिना मृदा जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी अजैविक है, पृथ्वी की चट्टानें अजैविक हैं, और उससे जैविक पदार्थ निकलने के लिए जो लिंक है वो मृदा है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है और किसी के पास नहीं है, ये पृथ्वी पर बना है। तो कैसे बना है इसकी परिभाषा देना चाहता हूं। अपर weathered layer of earth, पृथ्वी का ऊपरी अपक्षित परत, पृथ्वी की ऊपरी अपक्षित परत। तो ये तो मैंने भी कहा था, यही तो मैंने कहा था। और तब से लेकर अवसादी शैलों के अपरदन से बने, जरूरी नहीं अवसादी शैलों के अपरदन से बने, शैलों के अपरदन से। अपर वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ, ये मृदा नहीं है, ये मृदा नहीं है। ये क्या है? ये तो धूल है। इसके आगे सपोर्टिंग और capable of supporting life, पृथ्वी की ऊपरी अपक्षित परत जिसमें जीवन या जीवन संभावना हो, वो कहलाती है मृदा। ठीक है, रिंची कह रही नदी पर रेत पे घास कैसे उगता? तो रिंची जी आपके लिए चमत्कार बता रहा हूं, रेत पर कुछ नहीं उगता, रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। रिंची जी अचानक आपने कहा कि सर हम बहुत ज्यादा नदी देखे, नदी पे घास देखे। रिंची जी आज आपकी आंखें चक्षु खोल दी हैं, रेत में कुछ नहीं आता। अगर मन करे तो घर में रेत रख लेना, रेत में जो बोना बो देना, कुछ नहीं निकलेगा। रेत में निकलने के लिए क्या चाहिए? सैंड, क्ले और सिल्ट। सैंड, क्ले और सिल्ट। रेत मृदा नहीं है। अगर सैंड मिल जाए, सिल्ट मिल जाए और क्ले सब मिल जाए तो ये क्या बनाती है? मृदा। अगर तीनों समान मात्रा में मिले तो उसे कहा जाता है दोमट मृदा। दोमट मृदा को अंग्रेजी में कहते हैं लोमी सॉइल। लोम सॉइल सबसे बढ़िया होता है। जो यहां पर है, ये वाला जो मिट्टी है, यहां पर भी फसल हो सकती है, इसे कहा जाता है बलुआ मृदा। तो जिसने भी कहा कि नदी के किनारे मैंने घास देखी, तो बेटा घास खाना नहीं, सिर्फ देखना कि वो कैसे बनी, रेत में नहीं बनी, रेतीली मृदा, बलुआ रेतीली मृदा। एकदम रेत होगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिल्ट क्या होता है? पंखु कहते हैं इसको, और ये गाद होती है, ये गाद होती है। और क्ले क्या है? क्ले तो आपने चिकनी मिट्टी सुनी, समझ में आया? सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जिसने भी रेत में देखा तो ध्यान रखिएगा, रेत रेत इसके साथ होती है, और ये क्या है? चिकनी मिट्टी। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लेई लोम, क्लेई लोम, क्ले वाली दोमट। और यहां पर क्या होगा? सिल्टी लोम। ठीक है, बेटा पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल, हाँ वही वाला चीज जो कह रहे, वही अनुच्छेद जो तुमने लिखा इतना बढ़िया, वही वाला है, बिल्कुल सही जा रहे हो। सर लेफ्ट साइड का कट जा रहा है तो ध्यान मत दो बेटा, इसीलिए बोला था केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जीवन की संभावना जिसमें हो, वो मृदा कहलाती है। आपके जूते में आई हुई मिट्टी मृदा नहीं कहलाती। ठीक है, तो यहां पर जो दाएं में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सपोर्टिंग लाइफ, जीवन संभावना जिसमें हो। तो ये मृदा बनती कैसे है? मृदा बनती कैसे है? तो शब्द यहां पर है अपक्षित परत, वेदर्ड लेयर। तो पृथ्वी किससे बनी? पृथ्वी की सतह किससे बनी? चट्टानों से बनी। चट्टानों का अपरदन होता है, चट्टानों का अपरदन होता है, तो चट्टानों के अपरदन से ये बनती है। और इसमें और जो हमारे पैर के नीचे जो धूल होती है, धूल और मृदा में अंतर क्या है? धूल वर्सेस मृदा। धूल में केवल अजैविक घटक होंगे, एबायोटिक। धूल जो होती है ना, डर्ट, अंग्रेजी वाले भी लिख रहे होंगे, ये जो जूते पर डर्ट लग जाती है, डर्ट एंड सॉइल आर डिफरेंट बिकॉज़ दे आर जस्ट एबायोटिक। मृदा में दोनों घटक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, जैविक व अजैविक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा तो मृदा के लिए दोनों चीजें, यहां पे अजैविक होना चाहिए और इधर जैविक होना चाहिए। सभी लोगों को भैया समझ आया कि नहीं आया? तब से कोई लिख रहा है सोनाक्षी जो है, सोनाक्षी तब से रो रही है, रिवर कंप्लीट नहीं हुआ, रिवर कंप्लीट नहीं हुआ। उस बेचारी के नोट्स बीच में रुके हुए हैं, उस बेचारी के नोट्स रुके हुए हैं, क्या बात होती है? मृदा निर्माण, निर्माण इसको बच्चों कहा जाता है पेडोजेनेसिस। अंग्रेजी वाले भी लिख रहे हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, पेड जो शब्द है, पीईडी, पेड, जहां पर भी पेड शब्द आएगा वहां पे मतलब मृदा का अध्ययन है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, तो पेडोजेनेसिस में सबसे पहला प्रक्रम क्या होता है? पहला होता है अपरदन। तो इसके कुछ कारक, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट कारक है वो है जलवायु। जल्दी से निकलेंगे, क्लाइमेट। जल्दी से बताइए, अपरदन में क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? करेगा? जलवायु, क्लाइमेट। सर आप जो नोट्स लिखाएं सर, उसमें जो है मेंस कैसे लिखेंगे? मेंस तो भैया हम रोज सिखा रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। मेंस के लिए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग लगेगी बेटा, अपने वाक्य लिखने होंगे। अगर भाषा नहीं आती तो वैसा तो आ नहीं जाएगा, ये आएगा मृदा निर्माण पर एक अनुच्छेद लिखें। ना, मृदा निर्माण पे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो क्लाइमेट का काम क्या है? क्लाइमेट भाई अपरदन शुरू करेगा। अपरदित तो शैलों को तोड़ना कैसे होता है? क्लाइमेट वर्षा कर सकती है, वर्षा का जल, रेन वाटर क्या कर सकता है? या तो चट्टानों को तोड़ेगा या घोल देगा उनको, कमजोर कर सकता है कि नहीं? वर्षा
वर्षा ताप। तो बोला, अरे हम लोग को भी बता दीजिए रिंची। रिंची अभी तो आपने बताया था कि रेत के किनारे घास मिली थी। आप लिखो बेटा लिखो, ऐसी कोई टेंशन नहीं मुझे। ऐसे वाले वैसे नहीं आगे बढ़ रहे, ऐसे वाले आगे बढ़ ही नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं, लिख लो। तो क्लाइमेट, तापमान क्या करता है? तापमान क्या करता है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। विस्तरण और सिकुड़न, विस्तरण व सिकुड़न से क्या हो जाता है? चट्टानें कमजोर होती हैं। बुरा मत मानिएगा, आप भी बुरा मत मानिएगा। जब आप इतना कर सकते हैं तो बुरा मत मानिएगा, मैं भी बता रहा हूं, आंखें खोल के देखो, बुरा मत मानना। ये भी लिखवाया जा रहा है ना, बचपन से परिभाषा लिखे हो ना। और कौन सी क्लास का एग्जाम दोगे? 10वीं का दोगे ना, आईएएस की तैयारी चल रही है, प्रश्न क्या आएगा सोचना पड़ता है। वर्षा हो गया, ताप हो गया। और जलवायु किसी तरह से करता है, वर्षा भी कर देता है, ताप भी कर सकता है, और किसी तरह से जलवायु गर्म ठंडा भी करता है, वर्षा भी करता है। और क्या करेगा? जलवायु में जो पवन है, पवन जो है ये घर्षण करती है, करती है, करती है नहीं करती? तो ये घर्षण भी करती है। तो घर्षण की वजह से जो है शेल क्या होंगे? शेल अपवर्तन होगा। लिख लो, नाम नहीं देखा था तुम्हारा, इस लायक लगे नहीं कि नाम देख लिया जाए। तो बुरा मत मानिए, दूसरे टीचर तो करते हैं, हम भी कर रहे हैं। दूसरे टीचर ज्यादा पसंद आ रहे भाई, छोड़ दो ये क्लास। हम क्लियर बोल दिए, हमने कहा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में रिजल्ट बन जाएगा प्रीलिम्स का, और उसके लिए समझना पड़ेगा, वहां पे नोट्स आएंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं। मैंने तो करके देख लिया, आपको वैसे ही पता है, हर साल बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। जलवायु हो गया कारक। दूसरा क्या है? दूसरा है पेरेंट मटेरियल। जलवायु हटा देते हैं, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या होता है? पैतृक पदार्थ, ठीक है। मैं क्या हूं? मैं जलवायु हूं। मैं ज्योग्राफी की वर्षा कर रहा हूं, ज्योग्राफी का तापमान बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, मैं पवन ला रहा हूं ज्योग्राफी की। लेकिन आप किस मिट्टी के बने हो? आपका भी तो एक पैतृक पदार्थ है ना, आप तो नोट्स बनाए हुए हो, बस उसी से पास होना है। तो पैतृक पदार्थ क्या करता है? रॉक कंपोजिशन, शेल संरचना है नहीं, शेल प्रकार, रॉक टाइप, शेल का प्रकार। जल्दी से बताइए किस उससे मृदा बननी आसान होगी? किस उससे मृदा में मृदा बननी आसान होगी? तो पहला क्या है? रॉक टाइप, अवसादी होते, अवसादी सेडिमेंटरी। दूसरा क्या है? दूसरा आग्नेय है, इग्नियस। और तीसरा क्या है? कायांतरित है, यानी कायांतरित को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोस। हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में बता रहा हूं, जिस भाषा में लिखना हो भाई नोट्स लिख ले। तो सेडिमेंटरी अवसादी आसानी से हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% ये जो होते हैं, प्रश्न आता है यूपीएससी में, प्रश्न आता है कई बार कि सबसे बढ़िया विच सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर्म, विच रॉक इज द बेस्ट सॉइल फॉर्मर। सबसे बढ़िया मृदा निर्माता चट्टानें कौन सी हैं? सबसे बढ़िया मृदा निर्माता शेल कौन से हैं? उत्तर आएगा सेडिमेंटरी। बट सारे नहीं है, केवल 90%, 90% ये। तो ध्यान रखना है, पेरेंट मटेरियल यानी पैतृक पदार्थ बहुत बड़ी भूमिका रखता है। ये कैसे कंट्रोल करेगा? अगर आपका सेडिमेंटरी रॉक है तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूटेगा तो उसमें मृदा निर्माण तेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो है आग्नेय और कायांतरित आसानी से टूटते ही नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये मृदा निर्माण की दर, रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है पैतृक पदार्थ, करेगा। भाई जिन चट्टानों से मृदा बनेगी वो चट्टान कैसी आसानी से टूटने वाली है? धीरे टूटने वाली है। और आपको बता दूं, इसी कारण क्योंकि अपरदन है, ये इनका अपरदन बहुत मंद गति से होता है तभी चट्टानों का। तो सॉइल फॉर्मेशन, अंग्रेजी वालों के लिए सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। का उदाहरण देना चाहता हूं दैट अ फ्यू सेंटीमीटर्स थिक सॉइल लेयर विल टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म। एक हल्की सी कुछ सेंटीमीटर की परत बनने में हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया, चट्टानों को एक एक करके तोड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो पहला तो ये हुआ, नोट्स ही है, ये नोट्स ही है। हाँ, आपके अनुच्छेद की तरह नहीं लिखवा रहा हूं, अन्य शिक्षकों की तरह करवाओ ना भाई। वो शिक्षक अपनी बहुत विशिष्टता रखते हैं, वो उनकी शैली, ये मेरी शैली। और तुम्हारी शैली क्या है? ये बताने वाला है कि पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को अन्य शिक्षक की तरह डिक्टेशन नहीं दिया। दो चीजें होंगी, पहला जलवायु ने तोड़फोड़ मचाई, दूसरा क्या है? दूसरा चट्टान की तोड़फोड़ मचाई। बड़ी दिक्कत है, इस सब में तो अजैविक कार्य हो रहा है, अजैविक कार्य हो रहा है, इसमें जैविक तो कुछ है नहीं। और मृदा के लिए क्या जरूरी है? जैविक जरूरी है। तो अब क्या है? जैविक पदार्थ है या नहीं? बायोटिक मटेरियल। तो बच्चों, मृदा निर्माण में पहले तो जलवायु लगा, दूसरा कारक वो चट्टान जिसे तोड़ना है, और तीसरा इसको मृदा बनाने के लिए, मृदा को या मृदा लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, धूल कणों को मृदा बनाने के लिए जैविक घटक आवश्यक। इट मेक्स डर्ट टर्न इनटू सॉइल। ठीक है, ये हो जाता है। जैविक पदार्थ होता क्या है? डेड एंड डिकेड। मृत जैविक पदार्थ पौधे भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं। मृत पादप व जीवों के अंश क्या कहलाएंगे? ये अपघटित अंश लिख दूं, अपघटित अंश, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अंग्रेजी में भी है, इंग्लिश में भी है, दूसरे मास्टरों की तरह नहीं है। सॉरी है जी, सॉरी, हमारा बेचारा पास नहीं होगा क्योंकि मैंने नोट्स नहीं दिए थे। बताओ, सॉरी तो पहले बोल दूं ना, कोई मेरी वजह से पास नहीं हो तो सॉरी बोलना चाहिए ना, मैं पहले सॉरी बोल रहा हूं जी। ठीक है, ये लिखिए आपने। अच्छा, अब हो गया हमारे पास, डर्ट भी हो गया और डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हो गए। पर क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स केवल उसमें डेड मटेरियल होता है या ये भी अपरदन में मदद करते हैं? क्या वो भी अपरदन में मदद करते हैं? एक छात्र
रहे हैं अभिषेक कुमार डंगी, तब से एक ही मैसेज बार-बार भेज रहे हैं, मत भेजो भाई। कह रहा है एनसीईआरटी काफी होगा, एनसीईआरटी काफी होगा, मत करो भाई। इतने दिन से बता रहे हैं कि इसके मटेरियल पे और क्लासेस पे कम से कम वो करो, तब से समय बर्बाद कर रहे हैं, मत करो ना। ये सोचिए इतनी देर से लिखवा रहा हूँ, ये तब से मैसेज छाप रहा है, यानी वैसे भी सीरियस नहीं। ये अपरदन के भी कारक बनते, किसी ने बहुत अच्छा लिखा अर्थवर्म केचुओं की बात की। अपरदन के कारक they become an agent of weathering and erosion, weathering and erosion। बिल्कुल सही आपने लिखा, जिसके छात्र ने लिखा, छात्र या छात्रा, आपने कहा सर केचुआ अर्थवर्म, केचुआ। और केचुआ ही नहीं, जो भी अपना बिल बनाते हैं, जो भी पृथ्वी के अंदर बिल बनाते हैं, सांप बनाता है, खरगोश बनाता है, जो भी बिल बनाएगा वो चट्टान को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, पहली बात तो ये। और मुझे एक बात बताइए, पेड़ों की जड़, टैप रूट ऑफ प्लांट, तो ये वो है, और इस तरह से पेड़ की जड़ जा रही है, तो क्या चट्टानों को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, है ना। एक कह रहा है सर अपघटित अंश क्या कहलाता है, तो ये बच्चा जो है हमारा, ये पढ़ा हुआ है, इसको कहा है कि सर यहाँ पे अपघटित अंश क्या कहलाता है, इसे उत्तर पता है लेकिन फिर भी आनंद ले रहा है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना जीएस वालों में आनंद बहुत लिया जाता है, तो किसी ने कहा ना सर क्या अब ऑप्शनल लेना पड़ेगा, नहीं भाई, ऑप्शनल में कम से कम आप ये कमेंट नहीं लिखोगे, बाकी टीचरों की तरह लिखवाओ। ऑप्शनल वालों को एक ही टीचर पढ़ाने वाला, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला, दिल्ली की कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं होने वाला ऑफलाइन में कि एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद उसके 6 जो है छात्र जो है कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, एक ही शिक्षक सब कराएगा, तो कोई नहीं लिखेगा लिखवाओ दिखवाओ, ऐसा करो वैसा करो। दूसरा उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आग्रह करो, तो बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यहाँ पे भैया काटने दौड़ेंगे। तो इसलिए जितना है उतना हम आपसे आग्रह करते हैं कि उसको सोचना शुरू करिए, ठीक है। ह्यूमस, ह्यूमस, किसी ने कहा सर इस अपघटित का नाम बताइए, इसको ह्यूमस कहते हैं। सर हिंदी में क्या लिखूं, ह्यूमस लिखूं क्या करूं, जीवांश लिख ले भाई, खुश है, जीवों के अंश को जीवांश। एक ने कहा सर सब्जेक्ट होगा, सब वर्ड बताओ तभी जाकर, ठीक है, कर दिया, तो ह्यूमस भी कर दिया, सब कर दिया, और एक उसके बाद कहेगा बाकियों की तरह लिखवाए तो तभी मैं पढ़ पाऊंगा। क्लियर हो गया सब लोग, तीन कारक, तीन कारक, तीन कारक। चौथे पे चल, चौथा जो मुझे लगता है, चौथा जो मुझे लगता है सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ए वर्सेस बी में। बताइए कहां पे बेहतर सॉइल बनेगा, ए और बी में कहां पर बेहतर सॉइल बनेगा। ए पर बहुत सॉइल अच्छा नहीं बनेगा, पुअर सॉइल। यहां की मृदा कैसी होगी, पतली हो सकती है, यहां पे कंकड़ होंगे, गोलाश्म हो सकते हैं। सर गोलाश्म क्या होता है, फिर हिंदी मीडियम क्यों लिया था, गोलाश्म नहीं पता था तो वो सर बाकी टीचर लिखवा देते हैं। अरे कंकड़ क्या होते हैं, पेबल्स, गोलाश्म मतलब बोल्डर्स। पतली होगी, यहाँ पे मोटी मृदा होगी, तो यहाँ की अगर परत बनी है तो पहली बात तो परत ही नहीं बनेगी। कई छात्र ऐसे होते हैं उनको कुछ भी पढ़ा वो इस तरह की ढाल वाले होते हैं, सब बह जाता है, उसके बाद बोलते हैं भैया लिखवाए नहीं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं भैया जो लिखवाए समझाए सब ग्रहण कर लेते हैं, जो मास्टर जी ने शब्दों में कहा वो तो लिया ही लिया, जो मास्टर जी की भावनाएं थी वो भी ले लिया, यूपीएससी के जो विगत वर्षों के प्रश्न आए वो भी कर लिया, और भैया एक बड़ा अच्छा सा उत्तर हो गया। यहाँ मोटा होगा वहां पतला होगा। कारक क्या है, चौथा कारक कौन बताएगा, क्या लिखूं, चौथा नंबर कारक क्या है, क्या अंतर है ए और बी में, वही कारक हो जाएगा चौथा कारक मृदा का। कंकड़ का बड़ा भाई बिल्कुल सही करते हुए नहीं भावर बोल सकते हैं ना, ना ना ना, अब खादर भावर ना खेलो। हाँ जी, किसने लिखा ढाल, बहुत अच्छी। कोई भू आकृति लिख रहा बेटा, भू आकृति की जगह ढाल, स्लोप, ठीक है। भू आकृति गलत है नहीं, भू आकृति गलत नहीं बेटा, भू आकृतियों को और तोड़ा जा सकता है, छोटी छोटी इकाई, भू आकृति से भी छोटी इकाई ढाल कहलाती है, तो ढाल, ढाल। तो अगर आपकी ढाल तेज ढाल है, सर ये तेज ढाल क्या होती है, ये एक हॉरिजॉन्टल रेखा, क्षैतिज रेखा ले लीजिए, ये जो एंगल होगा ये ढाल कहलाएगा, और ये जो एंगल होगा ये इसकी ढाल कहलाएगा। किसमें कोण कम है तो इसका कोण ज्यादा है ना, कोण ज्यादा है, तो ऐसे वालों को तेज ढाल कहा जाता है, और ऐसे वाले को क्या कहा जाता है, मंद ढाल। तो ढाल निर्धारित करेगी कि जब आपका अपक्षय हो रहा है, whenever erosion and weathering is happening, what is happening to the sediments, what is happening to the sediments decides the transport of sediments, decides the rate of transport of sediment। अवसादों के परिवहन की दर, अवसादों के परिवहन की दर निर्धारित करता है ये। तो जब हमारे पास तेज ढाल हो या तीव्र ढाल हो, ठीक है, steep slopes have poor soils, steep slope has poor soil। जो तीव्र ढाल की है वहां के जो मृदा होती है वो पतली होती, कंकड़ी होती है, और पतली का मतलब उसमें बहुत ज्यादा परत नहीं बनेगी, परत नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को उपयुक्त समय नहीं मिलता। अवसादों के परिवहन की दर और तीव्र ढाल, मंद ढाल, मंद ढाल में इन क्षेत्रों में इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप। तो आप पाएंगे मैदानी क्षेत्र, मैदान, प्लेन्स आर बेटर फॉर सॉइल, प्लेन्स आर बेटर फॉर सॉइल, प्लेन्स आर बेटर फॉर सॉइल, क्लियर, प्लेन्स आर बेटर फॉर सॉइल। समझ में आया, क्यों समझ में आया, प्लेन्स आर बाय बेटर। प्लेन्स में जब अपरदन होगा तो वो आकर वहां पर बैठेंगे, वो वहां पर बैठे हुए मिलेंगे, बैठे हुए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उनको समय मिलेगा, समय मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो समय मिलने की वजह से जो सॉइल निर्माण की प्रक्रिया है वो होगी। ठीक है, क्लियर। भारत में अब इसको अगर भारत में लगाए तो भारत में अच्छा मृदा कहां पर
कहां पर होगी? भारत में अच्छी मृदा कहां पर होगी? जल्दी बताइए, भारत में अच्छी मृदा की संभावना कहां पर है? नॉर्थ में या प्लेन में? नॉर्थ में या प्लेन में? गंगा में। सब गंगा कह रहे हैं, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा सा और। सब लोग नॉर्थ प्लेन ही कह रहे हैं, अब इतना बढ़ा दिया यार, फिर वही हो जाएगा। सब गंगा के मैदान, सब मैदान, सब नदी के द्वार। अगर ये आ गया तो सारा का सारा लॉजिक धरा का धरा रह जाएगा। क्या कर्नाटका में सोचो, भारत के नदी मैदान क्षेत्र, भारत के तटीय मैदान क्षेत्र, भारत के डेल्टाई क्षेत्र, कहां पर मिलेगा? ये मोटा पर्वत होगा कि नहीं होगा? और जहां पे पर्वत खत्म होते हैं वहां पर क्या है? तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। समझ में आया? ठीक है सभी लोग मेरे साथ? क्लियर हो गया? तो कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा कारक है, पांचवा कारक है समय। मृदा निर्माण एक बहुत धीमी गति, मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। मृदा निर्माण ठीक है। अब इसमें एक आदर्श स्थिति बताता हूं। एक आदर्श मृदा, आइडियल सॉइल फॉर्म, उसकी सॉइल प्रोफाइल से पढ़ा जाता है। सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका से पढ़ा जाता है। सॉइल प्रोफाइल स्टडी, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल स्टडी, अब ये बता रहा हूं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो मृदा जो होती है, जो आप और मैं देखते हैं, मृदा जो होती है, जो आप और मैं देखते हैं, वो सिर्फ एक पतली सी परत देखते हैं, उसके नीचे बहुत कुछ होता है। तो अगर मृदा का एक हिस्सा उसको काट के देखा जाए, परिच्छेदिका, परिच्छेदिका क्या होती है कि इसको कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? तो आप ये समझिए, एक सड़क है और उस सड़क की यूं सड़क जा रही थी, ठीक है, सड़क जा रही थी यूं, और मैंने उसे काट के उसके नीचे देख रहा हूं। तो सड़क पे ऊपर क्या दिखाई देगा? कंक्रीट दिखाई देगा। तो मैंने ये सारी सड़क यहां से हटा दी और अब मैंने खुदाई करके देखा है कि यहां पर क्या आता है, ठीक है। तो सबसे नीचे तो बच्चों ये आता है आपका पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। ये पैतृक पदार्थ टूटता है तो ये टूटा हुआ चट्टाने, ये क्या है? ये है बच्चों खंडित पैतृक पदार्थ, खंडित पैतृक पदार्थ। उसके बाद एक स्तर, ये थोड़े मोटे कणों वाला है और इसके ऊपर थोड़े सूक्ष्म कणों वाला स्तर, और यहां पर कुछ पेड़ पौधे जीवों के अवशेष वाला स्तर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? स्तर कहलाते हैं होराइजन, होराइजन या स्तर। और अगर हम इन्हें इस तरह से लगाएं, अगर हम इन्हें इस तरह से लगाएं तो ये क्या कहलाते हैं? ये पूरा का पूरा कहलाता है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल। इसका ऊपरी हिस्सा कहलाता है ओ लेयर, फिर है ए लेयर, फिर है बी लेयर, फिर है सी लेयर, फिर है डी लेयर। ओ का मतलब बच्चों, ओ का मतलब ऑर्गेनिक लेयर, ओ का मतलब ऑर्गेनिक, मतलब जीवांश लेयर, जीवांश लेयर, ठीक है। ए लेयर कहलाता है टॉप सॉइल, ए लेयर कहलाता है टॉप सॉइल, जो ऊपर का सॉइल है वो ये कहलाता है। और ये बी लेयर क्या कहलाता है? सब सॉइल, उप मृदा, उच्च मृदा, ये होगा, ठीक है। तो अगर हम कहीं पर किसी चीज की मृदा देखना चाहते हैं तो कुछ कालखंड के बाद, मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। इसी में आगे लिख रहा हूं, टेक्स टाइम टू फुली डेवलप, पूर्ण विकास के लिए इसमें समय लगता है। और ये क्या है? एक आदर्श मृदा है, फुली डेवलप्ड मृदा ऐसी दिखाई देगी, जिसमें चट्टानों का अपरदन शुरू हुआ। पहले ठोस चट्टान, उसके बाद टूटी चट्टान के बाद ये और ये। समझ में आया या नहीं आया? अब इसमें आप लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूं। वास्तविकता में यहां पे मृदा कौन सा स्तर वास्तविकता में मृदा माना जाएगा? वास्तविकता में कौन सा स्तर मृदा माना जाएगा? ओ ए बी सब कर रहे हैं। तो चलिए मैं उत्तर देता हूं, और जो डाउट पूछते हैं ना, अगर उनसे प्रश्न पूछो तो उनके पास उत्तर नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ रोते रहेंगे, कुछ लोग एग्जाम को पास करेंगे। देखें आप कौन से हैं। ये मृदा नहीं है, ये मृदा नहीं है, ये मृदा नहीं है। डी क्या है? अजैविक पत्थर है, डी मृदा नहीं हो सकता। सी क्या है?
टूटा हुआ अजैविक पत्थर, ये भी मृदा नहीं हो सकता। वो क्या है? जैविक पदार्थ है, ये तो ह्यूमस है। यहाँ पे पत्तियां गिरी हैं, उनका लिटर है, ये सब जो है पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां गिरी हैं वो है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है ए और बी लेयर जो है, इसे कहा जाता है, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, सोलम। सोलम का मतलब ट्रू सॉइल। कई बार पूछता है कि सोलम क्या होता है, ट्रू सॉइल क्या होता है, सोलम क्या होता है, ट्रू सॉइल क्या होता है, तो ये असल मृदा ये होता है। इसी में खनिज है, इसी में जीवांश भी है, और जब आप फसल की सिंचाई करते हो तो वो पानी इस परत से इस परत में जाता है, तो वो जीवांश इधर भी जाते हैं, नीचे भी जाएंगे। और जब धूप पड़ती है तो ये वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण से क्या होगा, जो चीजें नीचे की हैं वो सतह की तरफ भी आएंगी कि नहीं? तो कहां पे एक्चुअल मिश्रण हो रहा है? यहां पर हो रहा है। कितना समय लगेगा? लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। क्या हो सकता है? लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। समझ में? पहले वाला क्यों नहीं है? व्हाई इज द टॉप लेयर नॉट सॉइल? बिकॉज़ ये तो ऑर्गेनिक है। सॉइल में तो दोनों चीज होती है ना, जैविक और अजैविक घटक। नीचे के दो क्या है? अजैविक है। ये तो प्रक्रिया है। अब यहां से ये A plus B is called सोलम। A plus B is called सोलम। ये बताइए, ये अगर 10 अंक का आया, 2 पेज लिखने हैं चित्रों के साथ, तो क्या आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? मटेरियल कम तो नहीं है? चाचा फरमा रहे हैं कि सर इस सब नोट से ना आंसर नहीं लिख पाऊंगा। आंसर तो चाचा तुम वैसे भी नहीं लिख पाओगे। कोई दिक्कत है? आपको लगता है कि ये कम है? नहीं कम पड़ेगा भाई, 2 पेज कम पड़ जाएंगे, 2 पेज कम पड़ जाएंगे। ये वो है ना, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। पश्चिमी व पूर्वी हिमालय का तुलनात्मक आकलन करें। क्या इस प्रश्न पे बात हुई है? कम मटेरियल है। पश्चिम और पूर्वी में कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन चौड़ा है, कौन कम है, किसमें ज्यादा ग्लेशियर है, किसमें कम ग्लेशियर है, किसका ज्यादा विकास हुआ है, किसका कम विकास हुआ है, कहां पर नदियों के स्रोत है, कहां पर नहीं है, किसमें ऊंचाई तक स्नो लाइन है, किसमें नीचा। कम तो नहीं पड़ जाएगा? किसी को भी कम तो नहीं पड़ जाएगा? चाचा फरमा रहे थे कि इस सब से लिख नहीं पाएंगे। अंगूर खट्टे हैं चाचा, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भारत की नदी जोड़ परियोजना का आलोचनात्मक आकलन करें। बताया था इसका कि क्या ये टेक्निकली संभव है। एक छात्रा ने पूछा था सर फिजिकल का क्या मतलब है। उसके बाद इकोनॉमिक भी बताया था, आर्थिक कारण बताए थे। क्या हमने इसका हमने कहा था इसका लाभ भी ज्यादा नहीं होगा, तो इसका जो है लाभ होगा। पारिस्थितिक कारण बताए थे, पारिस्थितिक कारण बताए थे, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया था कि ये जो है ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ये भी बताया था। कुछ ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अंगूर खट्टा है लिख नहीं सकता हूं, बताया ना, और लिखवाए भी गए। आप लोग यहीं पढ़े, चाचा भी पढ़ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय सब करो सर, डिस्प्लेसमेंट भी बताया था आपने, सारी चीजें बताई थी। पेज कम पड़ जाएगा। जो एग्जाम पास करेगा ना उसके विचार नहीं कम पड़ेंगे, उसके विचार कम नहीं पड़ेंगे। बट ये क्या सोच रहा है, परीक्षा में आएगा नर्मदा इस पर 5 पेज लिखें, है कि नहीं? तो यहीं पर है। और एक बात बताइए, क्लास का प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले एक प्रश्न कराया था कि हिमालय का महत्व बताइए। तब आप लोगों ने कई सारे बिंदु पैदा किए थे। चाचा ने नहीं किए होंगे, चाचा तो नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है। तब मैंने आपसे कहा था उत्तर बिंदुओं में नहीं लिखा जाता, उत्तर बिंदुओं में नहीं लिखा जाता। उत्तर किस में लिखा जाता है? शीर्षक या हेडिंग्स में लिखा जाता है। फिर आपको बताया था हिमालय की भूगर्भिक सिग्निफिकेंस पूरा का पूरा, हिमालय की आर्थिक, हिमालय की सामरिक। ये भी कहा था कि हिमालय जलवायु विभाजक है, जल विभाजक है। ऐसा बनाया था नहीं बनाया? जल्दी से बताइए, हुआ या नहीं हुआ? वो कुछ लोग ऐसे ना कि हम तो ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लिया है, आंसर कैसे लिखेंगे हम तो नहीं बताओगे। बताइए करवाया नहीं करवाया? अगर करवाया तो आ लिख दीजिए, नहीं तो आ लिख दीजिए। अगर ना करवाया हो तो उत्तर लेखन की प्रक्रिया, अगर ना करवाया हो तो बता दीजिए। और जो नोट्स भी बनाए वो सचित्र बने या नहीं बने? अंगूर खट्टे हैं भाई, अभी से तैयारी करवाए, किस किस पे ब्लेम लगाऊंगा पास ना होने का। इतने में तो तैयारी कर ले बेटा, पास हो जाएगा। आप ही को बताया 21 दिन में फोड़ दिया था सभी लोग। चाचा अगर हो तो सब कराए। अभी प्रश्न ताजा आपके सामने हुआ है, ये कर देंगे कि नहीं? सॉइल क्या है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल क्या है, सॉइल कैसे बनता है, और उसमें इन घटकों कारकों का महत्व, समय को भी जोड़ दिया और समय के साथ तक कर दिया। अगर सिर्फ समय पे लिखने में आ गया, अगर सिर्फ समय पे लिखने में आ गया कि मृदा निर्माण में समय की क्या भूमिका है, तो आप लिखेंगे मृदा निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है। एक आदर्श परिस्थिति में ऐसा बनने में बहुत समय लगेगा, इन सब संस्तरों को बनने में समय लगेगा। जो मृदा पूर्ण रूप से बन जाती है, पूर्ण विकसित, ये पूर्ण विकसित परिच्छेदिका
वाली मृदा को मैच्योर सॉइल कहते हैं, और जो नहीं होती वो इमेच्योर होती है। अभी आपका टेस्ट लेके यही बता दूंगा कि आप समझ रहे नहीं समझ रहे, रोज इसीलिए बात करता हूं, आप ही उत्तर दे देंगे किस सॉइल के मैच्योर होने की संभावना ज्यादा है, ए या बी। चाचा का तो पीटीआई हो जाएगा, मींस का तो मौका नहीं मिलेगा, चिंता ही ना करो। ये बताओ ए और बी, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया वैसे नहीं लिखवा रहा है, जिसको ये नोट्स नहीं दिख रहे ए या बी, सब लोग बी क्यों लिख रहे हो भाई? क्योंकि सब लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे समय मिलेगा, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ये बनेगा मैच्योर परिपक्व सॉइल, और यहाँ पर क्या बनेंगे? इमैच्योर और स्केलेटल। समझ में? बहुत ही क्लियर है। हम जो इतना रखते हैं, हमें वहां फीडबैक मिल रहा होता है, हमें कोई टेंशन नहीं। वो जो आए हैं ना, दो आंसर लिखे हुए रट के बैठा है कि इसी से मैं वो कर लूंगा, मौका नहीं मिलेगा, चिंता ना करो। यूपीएससी सब पूछ लेगी कि सोचने की क्षमता है कि नहीं। ये वो डीएम बनेगा जिसको नोट्स देंगे कोचिंग में, तब जाके निर्णय ले पाएगा। ऐसे वो डीएम नहीं बनाएगी यूपीएससी, चिंता ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख मृदा के प्रकार का वर्णन करें व मृदा ह्रास की समस्या की स्थिति उजागर कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर soil types of India and elaborate on the problem of soil degradation। प्रश्न, ठीक है, पहले लिख के दे रहे हैं, तो चचा कहेगा कि प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, है ना? और ऐसा नहीं था, वो चचा लिखता रहा, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, तो अगर हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं सर, कल की क्लास जो है ऑफ मत करिए, तो भाई कल की क्लास पूरे कीजिए, इसमें सारी क्लासेस ऑफ है। और फिर किस चीज का हम्बल रिक्वेस्ट? यहाँ हम्बल लोग बैठे सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इन सब से उत्तर नहीं लिख सकते। इन सब जो आप पढ़ा रहे हो, इससे हम उत्तर नहीं लिख सकते। हाँ, तुम नहीं लिख सकते, ये तो क्लास में लिखवाया था, क्लास में ही लिखवाया था। तो इस सबसे कैसे काम कर लेंगे जो आपने पढ़ाया पश्चिम और पूर्वी हिमालय? इस सबसे थोड़ी होता है यार। तो इसलिए पहले प्रश्न लिखवा दिया, कहीं बाद में बोले कि सर वो वाले तो हमको ऐसे करवाए वैसे करवाए, तो बहुत ही क्लियर। एक बात बताइए, ठीक है, मृदा के बनने में बहुत सारे कारक हैं या नहीं? मृदा के बनने में बहुत सारे कारक हैं या नहीं है? तो अगर मृदा के बनने में बहुत सारे कारक हैं जिनमें जलवायु है, तो एक बात बताइए, ये मानचित्र बनाना सीखा था नहीं सीखा था भाई? इससे भी उत्तर लिखे जाते हैं। हाँ, एथिक्स के उत्तर ऐसे नहीं लिखोगे फिर वो हम ऐसे ही बोले थे, हम कौन पास हो रहे हैं। एक बात बताइए, भारत में जलवायु अलग है कि नहीं? भारत में जलवायु की स्थिति बताइए। ये क्या है बच्चों? कौन सी रेखा है? कौन बताएगा? कर्क रेखा है। कर्क रेखा के नीचे भारत कैसा है? उष्ण। इसके ऊपर कौन सा है? उपोष्ण। इसके ऊपर क्या? उपोष्ण। ये क्या है तब? ट्रॉपिकल। और क्या है? ट्रॉपिकल। अच्छा, वर्षा कहाँ ज्यादा होती है? सर वर्षा यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। सर आपने बताया चेरापूंजी, मौसम नाम, पूर्वोत्तर में बहुत ज्यादा होती है। वर्षा कम कहाँ होती है? सर यहाँ बहुत कम होती है। सर लद्दाख में भी कम होती है। क्या भारत में जलवायु विविधता है या नहीं है? जल्दी बताइए। हिम कहाँ पर होता है? हिम यहाँ पर होता है। क्या भारत में जलवायु की विविधता है? हाँ या ना? है सर, नंबर 1। दूसरा, क्या भारत में शैलों की संरचना में विविधता है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि हमारा पठार आर्कियन है? हमारा पठार आर्कियन है। ये शील्ड जो है ग्रेनाइट से बना है, लेकिन यहाँ पे बसाल्ट है क्योंकि यहाँ पे लावा निकला था। क्या आपको पता है कि ये क्षेत्र अवसादी है, हिमालय अवसादी है? क्या आपको पता है कि यहाँ पर सागरीय निक्षेप हुआ था? ये सागरीय प्रभाव है या नहीं? क्या भारत की चट्टानों में विविधता है? अगर भारत की चट्टानों में विविधता है तो कुछ चट्टानों से जो मृदा बनेगी उसका रंग अलग होगा, कोई काली होगी, कोई लाल होगी, रंग अलग होंगे कि नहीं होंगे? ये रंग अलग कर देगा। क्या मैं कह सकता हूं उनका गठन अलग होगा? अंग्रेजी वाले घबराए नहीं, उनका टेक्सचर महीन होंगे या ज्यादा मोटे टुकड़े वाले होंगे, दानेदार? तो कुछ ज्यादा दानेदार होंगे और कुछ महीन होंगे या नहीं होंगे? भाई जो ठोस चट्टानें आसानी से टूटेंगे नहीं, तो ये क्या होंगे? कोर्स होंगे। ये फाइन होंगे या नहीं होंगे? रंग होंगे, इनके कलर्स अलग हो सकते हैं। तो वी हैव रॉक वेरिएशन, वी हैव क्लाइमेटिक वेरिएशन। होंगे या नहीं होंगे? होंगे यार, ये तो बहुत सही है सर, ये तो आपने बता दिया। यहाँ पर अरे यहाँ तो मेघालय है सर, ये तो पठार है, यहाँ छोटा नागपुर है सर, ये तो आपने, अरे यहाँ हिमालय है, तो सब तो अलग। अब शैल भी अलग हो गए, शैल भी अलग। अच्छा एक बात बताइए, क्या भारत में वनस्पति की विविधता होगी? वनस्पति व जीव। ऊंट तिब्बत में मिलेगा? ऊंट लद्दाख में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। वहां याक मिलती है, वहां याक मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती? हिम तेंदुआ कहाँ मिलेगा? राजस्थान में? नहीं सर, हिम तेंदुआ थोड़ी सर, यहाँ पे तो गिर में आप देखेंगे, गुजरात में गिर में लाइन है, वो कहीं और मिलता है? नहीं मिलता है। अलग अलग तरह के। अच्छा मैंग्रोव के वन कहाँ मिलेंगे? सर वो तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे, मैंग्रोव के वन तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे। अच्छा चीड़ के वन कहाँ मिलेंगे? सर ऊंचे क्षेत्रों में मिलेंगे। अलग होगा कि नहीं होगा? सर ये तो अलग अलग। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारे भारत के भूखंडों की आयु अलग है कि नहीं? आयु, जियोलॉजिकल एज अलग है या नहीं है? अगर जियोलॉजिकल एज है तो मृदा निर्माण का टाइम अलग होगा या नहीं होगा? टाइम भी अलग है, बायोटिक भी अलग है, जलवायु भी अलग है, रॉक भी अलग है। तो भारत में अगर ये सब विविधता है तो भारत की मृदाओं में, टेयर फोर, विज्ञान की तरह कर रहा हूं, ये नोट्स नहीं लिखवाएं,
ये नोट्स नहीं लिखवाए हैं। विज्ञान में जैसे होता है ना गणित की तरह प्रूव करते हैं, भूगोल है विज्ञान जैसा टॉपिक, तो इसलिए भूगोल को विज्ञान की तरह पढ़ाएंगे। क्योंकि भारत में जलवायु बहुत विविध है, शैल बहुत विविध है और इनकी आयु बहुत अलग है, इनकी एज इज डिफरेंट, द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, और सबसे बड़ी बात हम मनुष्य भी अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं। देयरफॉर इंडियन सॉइल्स आर हाईली डाइवर्स। भारत की मृदा अति विविध है। प्रश्न क्या आया? प्रश्न आया कि भारत की मृदा के प्रकार बताइए। भाई मृदा के प्रकार तो हजारों हैं, हजारों कैसे लिख दूं? तो उन्होंने भी कहा सुनो मजाक नहीं कर रहे, सीरियस है, हम भी जानते हैं हजारों हैं, प्रमुख बताइए। समझ में आया? तो पहला ये जो आपको बताया ये आपका विचार विकसित करने के लिए कि भारत में इतनी मृदा की विविधता क्यों, भारत में इतनी मृदा की विविधता क्यों। अब जो चचा है, चचा को यह है कि लिखवाएंगे फिर उत्तर डिक्टेट करेंगे, तब मैं डकार मारूंगा फिर होगा भर गया। डकार नहीं मारना है, डीएम इज नॉट डकार, ना डीएम को तुम डकार मारना समझ रहे हो, ना दिमाग मारना है, दिमाग। तो ये सिखाया जाता है गणित में भी, स्कूल में पढ़े हो ना गणित में, गणित के 4 सवाल क्लास में हल करते हैं, घर में 20 सवाल करते हैं। ये जो है डिक्टेशन सर इससे उत्तर नहीं लिख सकते, इसी से लिखा जाएगा चचा। और जितने भी लोग हैं, मैंने कहा ना कल मैंने प्रीलिम्स के 2024 के सीरियस लोगों को एड्रेस किया था, आगे बता रहा हूं जब मेंस आएगा तो यही चीज जो आपके शिक्षकों ने कराया अपनी अपनी शैली में, उसमें आपको खुद को जोड़ना है, खुद को जोड़ना है। डीएम डकार मारने वाला न बनिएगा, क्या बनेंगे? दिमाग मारने वाला बनिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जीवन आसान करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूरा लिखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्पत्ति 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 क्या होता है अंग्रेजी वाले भी लिख लें, जेनेसिस, रंग, कलर, संयोजन, कंपोजिशन, संयोजन मतलब कंपोजिशन, तथा अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ ICR, ऑन बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन हैज क्लासिफाइड इंडियन सॉइल्स इनटू 8 कैटेगरीज, 8 प्रकार में वर्गीकृत किया है। अब प्रश्न का उत्तर बनेगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 प्रकार में वर्गीकृत किया है, 8 टाइप्स, 8 प्रकार के। अब जीवन आसान हो गया, 1000 में नहीं कितना है, 8 में। हाँ 8 याद करने पड़ेंगे वरना फिर वही लिख नहीं पा रहा हूं, डकार नहीं आ रहा। हाँ जी, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जलोढ़, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। दूसरा काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। तीसरा लाल व पीली मृदा, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो। चौथा लेटराइटिक मृदा, लेटराइटिक मृदा, लेटराइट मृदा, ठीक है। पांचवा शुष्क व मरुस्थलीय, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, पांचवी ये हो गई। छठी लवणीय व क्षारीय, सलाइन एंड एल्कलाइन, लवणीय व क्षारीय। उसके बाद पीटमय, पीटमय मृदा, पीटी एंड स्वाम्पी, तो स्वाम्पी तो बताया नहीं, पीटमय प्लस दलदली लिख लो। और आखिरी में बचा हमारा वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। इसी में कुछ किताबें एंड माउंटेन भी लिखती हैं, वन एवं पर्वतीय मृदा। हो गए? राजीव लिख रहे हैं भौगोल विस्तार के आधार पर 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR द्वारा 8 समूह में बांटे मृदा वृत्त समूह में जलोढ़ मृदा लाल पीली लाल। अरे भाई राजीव कहाँ भाई, विकिपीडिया पे बैठे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एक तो ये था कि भैया इसको लिखा के दो, दूसरा वहां से लिख रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? कोई है मतलब तुम्हें भी लग रहा है कि अंबानी पुत्र के बाद तुम्हारा भी विवाह हो सकता है 1200 करोड़ में, अगर ये लिखोगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता आ जाएगा, या उसके लिए आ जाएगा जो इतना पढ़ने के बाद एक उत्तर नहीं लिख पा रहा है और दम भर रहा है यस बनने का। तो ऐसा नहीं होगा कि वो उत्तर नहीं लिख पा रहा है, उसको दिक्कत ये होगी कि ये मेरी तरह क्यों नहीं लिखवा रहे, अगर नहीं लिखवा रहे तो फिर ये कैसे शिक्षक? ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी सोच वाला डीएम हो जाए तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहा तो पटवारी और तहसीलदार से उठवा लो। लिखा कि नहीं लिखा? ये बोला सर इसकी ट्रिक बता दो। अरे चचा कब तक ट्रिक लेगा, वो ट्रिक वाला लिख नहीं पा रहा है बेचारा, उसकी ट्रिक जो है उसको लिखवा नहीं पा रही।
अब थोड़ा समय अगर हर एक पे दे दें तो ट्रिक करनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा समय अगर दे दें तो ट्रिक करनी नहीं पड़ेगी, और वो जो गूगल से लिख रहा है उसको भी नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? हम है आइए चले फिर जरूर मृदा पर थोड़ी देर चले सर, इस पे ये ट्रिक कर दो वो ट्रिक कर दो, ट्रिक वाला लगाए रखो। पहले क्या करेगा, पहले ज लगाएगा फिर ला लगाएगा, जला तो दिया मैंने, और क्या बनेगा, कालू, कालू भी बनाऊंगा सर, फिर शूलू भी बनाऊंगा, जालू कालू शूलू, पीव रह गया यार, पीव फॉर्मूला बनाने, जालू कालू, अरे अपना देश है भाई, अपना देश है, ये सब पढ़ाया, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं काली मिट्टी, आपको पता है, आपको पता है कि भारत में बेसाल्ट कहां निकला, भारत में बेसाल्ट कहां निकला। आपको याद है कि 70 से 55 मिलियन साल पहले हम जो है रीयूनियन हॉटस्पॉट पे गए और उस समय की प्लेट का 1/3 हिस्से पर वो आया, है कि नहीं? अगर आपको डाउट है तो देखिए जादू दिखाता हूं, ये हो गया बिना ट्रिक के, ये काली मिट्टी है भाई, ये देखो बिना ट्रिक के, बिना ट्रिक के भारत की काली मिट्टी हो गया, काली मिट्टी कहां जाओगे ढूंढने बताओ, एक बार बताया था ताजमहल के पास कुछ है, हो गया, बोला सर फार्मूला दे दो, जलोढ़ मिट्टी ढूंढ रहे हो, जलोढ़ मिट्टी, भारत का 46% जलोढ़ मिट्टी है बेटा, फार्मूला बनाएगा, बना बना बना, ट्रिक बना ले ट्रिक, ये नदी के मैदान, आप ही ने तो बताया तटीय मैदान, लो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात, हिंदी चाहे इंग्लिश, हमेशा के लिए डन, काली मिट्टी, एरिया भी पता है, एरिया भी पता है, कहां पर होगा भाई, ये काठियावाड़ गुजरात, ये गुजरात के मैदान, ये कुछ हिस्सा राजस्थान का, ये मध्य प्रदेश का, अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र का, और ये कुछ सर ये ऐसे उंगलियां जा रही हैं, अरे भैया कृष्णा और गोदावरी जा रही हैं, अपरदन करके ले गई, अरे हाँ सर, तो क्या ये आंध्र में मिलेगा, मिल सकता है, क्या ये मिल सकता है, लो इसमें तो सोचना ही नहीं, काली मिट्टी का फार्मूला बना रहा है, तुम्हें लगता है आईसीआर जो है ऐसे रट के बनी होगी, फार्मूले से, ट्रिक से हुआ। अच्छा एक बात बताऊं, हमारी शील्ड याद है आपको, यहाँ पर एक शील्ड थी ना, कर्नाटक शील्ड याद है, यहाँ पे कौन सी शील्ड थी, यहाँ पे सर पूर्वी घाट थी, अच्छी बात है, यहाँ पे कौन सी शील्ड थी सर, छोटा नागपुर, यहाँ पे कौन सी शील्ड थी सर, सतपुरा, शील्ड थी ना, ये शील्ड थी। अब बताओ शील्ड किससे बनती है, इग्नियस से बनती है, शील्ड में लोहा ज्यादा होता है, जब शील्ड का किसाब होगा, यहाँ पे आपका दंड कारण था ना बच्चों, जब शील्ड का किसाब होगा ना तो उससे जो कण निकलेगा उनमें लोहा ज्यादा होगा, और जब लोहे पे जंग लगेगा तो वो कौन से रंग का होगा, कौन से रंग का होगा, लाल 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 लाल, लो लाल मिट्टी कहां पर है, जहां पे शील्ड है, बताया था, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों से लाल मिट्टी बनती है, और भारत में यह प्रश्न आ जाता है कि काली मिट्टी के चारों ओर लाल मिट्टी ने क्यों घेर रखा है, सिंपल। आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हिंदी में, आधे लोग सर मैं बाकी टीचरों की तरह हिंदी में पढ़ाई, हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम है, दोनों मानचित्र लेकर दो, यही हो जाएगा, डन डन डन, ठीक है। अब देखो कितना मुश्किल है, ट्रिक बनानी है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, अभी ये रहा फॉरेस्ट एंड माउंटेन, इसमें क्या दिमाग, ये रहा फॉरेस्ट एंड माउंटेन, कहां होगा, यहीं पे है फॉरेस्ट माउंटेन, यूपी में नहीं होगा, क्यों थे, काट दिया हमने, फॉरेस्ट खत्म, खत्म हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बहुत ज्यादा वर्षा से, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा, बहुत ज्यादा वर्षा, उस क्षेत्र में एक विशेष जगह बनती है, उसको लेटराइट कहते हैं। बहुत ज्यादा वर्षा कहां होती है सर, बहुत ज्यादा वर्षा कहां होती है सर, वो तो मेघालय में होती है, हो गया लेटराइट, ये अंग्रेजी वाले में करते हैं, हिंदी वाले में बहुत ज्यादा वर्षा, ये हो गया लेटराइट हो गया, अरे सर यहाँ पर होती है ना बहुत ज्यादा वर्षा, लेटराइट, और जहां भी थोड़ी बहुत पहाड़ियां होंगी और उन पे वर्षा होगी, लेटराइट हो गया, लेटराइट ऐसे छितराया हुआ सा हुआ है। तो क्या करना था, ट्रिक बनानी थी, हम तो ट्रिक नहीं बनवा रहे, हम तो कह रहे हैं प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों हो जाएंगे, बट क्या आप में वो बुद्धिमत्ता है, क्या आप में बुद्धिमत्ता है, क्या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहे हैं या डकार मारने वाले, ये बताइए, ये बताइए, सिंपल सी बात, इतनी सी बात होगी। तो ट्रिक छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आनंद लें, पहले जलोढ़ मृदा का आनंद लेते हैं, सबसे बड़ा एलुवियल 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 सॉइल, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ का मतलब प्रवाही जल द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, प्रवाही जल, फ्लोइंग वाटर, तो ये फ्लोइंग वाटर कौन लाता है, प्रवाही जल कौन लाता है, एक तो नदी लाती है, और तटों पर क्या लाएगा, सागर की लहर, और कह रहा है कि इससे सर आंसर नहीं लिख पाऊंगा, बेटा अपनी भाषा रखता है या नहीं रखता है, कैसे आंसर लिखेगा, और सभी लोग बताओ, वापस चलते हैं, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, क्या ऐसा आता था अपने शब्दों में भावार्थ लिखें, अगर आता है तो बताओ मुझे, अगर आता है तो बताओ मुझे, अपने शब्दों में इस पंक्ति का अपने शब्दों में भावार्थ लिखें, कितने लोगों ने स्कूल में किया है। ये चाचा कह रहा है कि जैसे वाक्य में कराया जाएगा तब जाकर उत्तर दूंगा, क्यों बार-बार कर रहा हूं, चाचा है नहीं उसकी मुझे टेंशन नहीं है, बाकी लोगों के, कल मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए विश्वास दिया, आज मेंस के लिए विश्वास दे रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हो, ये सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स अपने शब्दों में लिखना, खूब बढ़िया नंबर पाना, खूब बढ़िया पास हो, है ना। अंगूर कट्टे वाले तो चाचा आएंगे वो चलते रहेंगे, सबने किया भाई, सबने किया, तो संस्कृत में किया, हिंदी में किया, और अगर कोई भाषा कुछ बच्चे अंग्रेजी पढ़ते थे बिल्कुल होगा कि नहीं, तो नदी जब लाएगी तो नदी अपने बाढ़ के मैदान बनाएगी, क्या बनाएगी, फ्लड प्लेन, तो कहां पर मिलेंगे, खादर में भी मिलेगा और बांगर में भी मिलेगा, खादर वो जो नया है और बांगर वो जो पुराना एलुवियम है, ये बताया था कि नहीं बताया था। और जब नदी मैदानों में घुसेगी तो क्या हमारे पास तराई पेटी में भी यही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तराई पेटी में भी तो आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और मैं ये भी बता दूं, पर्वतों के पास अगर ये पर्वत है और ये नदी है और ये उसका मुहाना है, ए बी और सी, इनकी प्रकृति बदल जाएगी, यहां पर कैसे होंगे, कोर्स होंगे, कोर्स, यहां पर क्या होगा, इनमें कंकड़ होंगे, इनमें गोलाश्म होंगे, पेबल होंगे, बोल्डर होंगे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सैंड आ जाएगा, यहां तो पत्थर आएंगे, पत्थर के कारण आगे क्या होगा, सैंड होगा, लेकिन आपस में और टकराएंगे और महीन होंगे तो क्या होंगे, सिल्ट हो जाएंगे, और महीन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्ले हो जाएंगे, सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले, यहां पे कैसा होगा, बलुई। क्या मैंने आप लोगों को
अपनी मिट्टी कहां पर होगी? डेल्टा में होगी। तब भी कराया था, तब भी कराया था। और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे क्लास आगे जाएंगे आप सब जोड़ते चले जाएंगे, आप सब जोड़ते चले जाएंगे। होगा नहीं होगा? अलग अलग मृदा के प्रकार आएंगे, अलग अलग मृदा के प्रकार आएंगे और तट पर तो यहां पर लहरों का भी प्रभाव बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहां पर मिलेंगे? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारतीय मैदान में मिलेंगे। उत्तर भारतीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान में मिल जाएंगे, मिलेंगे। उसके बाद कहां मिलेंगे? तटीय मैदानों में मिलेंगे और डेल्टा में मिलेंगे। कोस्टल प्लेन और डेल्टा। अब डेल्टा कहां पर है? डेल्टा कहां पर है? सर पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में है, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। राज्य पता चल गए, राज्य पता चल गए, बिल्कुल। यहीं पर सघन आबादी भी है, यहीं पर सघन आबादी भी है, जल भी है, सब कुछ है। तो यहां कैसी कृषि होगी? अच्छी कृषि होगी, सघन कृषि होगी। इंटेंसिव फार्मिंग इसी सॉइल पर होती है। होगी या नहीं होगी? सारी जगह आप लिख भी रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं भी लिख रहे तो भी हमें पता है। और भारत का मैं आपको बता दूं लगभग 46% भूभाग जो है, या 46% जो हमारी मृदा है, मृदा लिखना चाहिए मुझे, 46% मृदा जो है भारत की, वो क्या है? जलोढ़ मृदा है। और ये कैसी मृदा होती है? दिस इज वाहित मृदा। वाहित मृदा का मतलब ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसमें दो प्रश्न पूछने वाला हूं आपको, पहले ये लिख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। प्रीलिम्स में भी काम आएगा, बाकी भी आएगा। और आप मुझे बताइए, बिना मेहनत किए ये सारा का सारा एलुवियल अपनी जगह बैठ गया कि नहीं बैठ गया? क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लासेस की हुई हैं, पूरी प्रक्रिया को समझा है और यहां पर हमारी है। तो कहां पर हुए? पंजाब में हुआ, पंजाब, हरियाणा, और ये अरावली और ये गुजरात के भी कुछ क्षेत्र हैं जो मैदान है। ये गुजरात के प्लेन है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी आएगा। सर राजस्थान में कैसे आएगा? याद है आपको रोही बताया था, रोही सर याद नहीं। अरावली के पश्चिम में राजस्थान बगार में बताया था कुछ नदियां आती हैं, मौसमी नदियां अपने साथ जलोढ़ मृदा लाएंगी, ये बताया। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर क्या आएगा? बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, कुछ हिस्सा ये एमपी का भी लेगा, कुछ हिस्सा ये झारखंड का, लेकिन कम हिस्सा। और यहाँ पे तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश आ जाएगा और केरल का भी कुछ हिस्सा आएगा। और ये असम में ब्रह्मपुत्र। बताइए कुछ याद करने की जरूरत? अपने आप बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? अपने आप हो जाएगा, सघन कृषि होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब मैंने इसको कर लिया तो मेरे पास दो सवाल हैं कि ये उर्वरा में कैसा है, फर्टिलिटी इसकी कैसी है। प्रश्न है पीटी का प्रश्न, इसकी फर्टिलिटी, उर्वरकता कैसी होगी? उर्वरता, इसकी उर्वरा शक्ति कैसी होगी? उच्च होगी तो क्यों होगी ये बताइए? आप कह रहे हाई होगी, क्यों होगी? आज देखें आपका कॉन्सेप्ट, सभी लोग जल्दी से बताइए। और अभी भी ट्रिक बनाने वाले बैठे, वो ट्रिक बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं भाई, अपना देश है यार। अपने देश में कहीं पर भी मैं आपको मृदा बता सकता हूं। उच्च क्यों होगी? ये तो आपने बता दिया भाई, उच्च है। उच्च क्यों होगी? क्यों? इसमें उर्वरा ज्यादा है। बाढ़ के कारण, बाढ़ से क्या उर्वरा का लेना देना? अब साथ से क्या लेना देना? जब तक सही शब्द नहीं आएगा तब तक आपका उत्तर सही नहीं है। खनिज पदार्थ ज्यादा है, उर्वरा होती है खनिज पदार्थ। नहीं वही का कुछ नहीं ले रहा, बायोटिक है, बायोटिक सब गड़बड़, सब गड़बड़। उर्वरा का मतलब खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, ठीक है? एक घर में रोज पूरी और खीर बनती है। वन हाउस इज हैविंग एवरी डे पूरी एंड खीर। और एक घर में रोज नई तरह के व्यंजन बनते हैं। कहां विविधता ज्यादा है? पोरोसिटी मिनरल कुछ नहीं, पोरोसिटी तो पानी की बात है, पानी की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही? उर्वरा, खनिज पदार्थ। इसका एक पैतृक चट्टान नहीं है, ये क्या है? वाहित मृदा है। ये एक चट्टान से नहीं बनी है, कोई स्लोप नहीं है। मनीषा दी कह रही है स्लोप की वजह से। स्लोप की वजह से तो मोटाई होगी। उर्वरा क्या होती है? आपके भोजन में अगर मैं 100 ग्राम की जगह 500 ग्राम आपको खिलाऊंगा तो इसका मतलब क्या वो भोजन पोषक हो गया? नहीं, उसकी तो मात्रा ही तो बढ़ी। पोषक में तो विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, तो इसमें खनिज चाहिए। खनिज कहां से आए? बहुत सारी चट्टानों से होकर आते हैं। ये जितने भी जीवाश्म, जलोढ़ जीवाश्म, इधर काटा उधर काटा, तो क्या इनका एक पेरेंट मटेरियल है? नहीं सर, इनका एक पेरेंट मटेरियल नहीं है, बहुत सारे पेरेंट मटेरियल हैं। इसलिए इनमें खनिज पदार्थों की विविधता और हर साल उनकी सप्लाई। तो एक तो ये विविध है और दूसरा इनकी निरंतर सप्लाई है। Constant renewal, इंग्लिश वालों के लिए, they have very diverse mineral composition which gets renewed every year, इसलिए इनकी उर्वरा ज्यादा है। समझ में आया? अब रही इनमें पानी की बात, तो पानी तो उस पर डिपेंड करेगा, पानी तो है कि नहीं। सपोज राजस्थान में भी जलोढ़ है, बट राजस्थान सूखा जलोढ़ है, और अगर आप आ गए पश्चिम बंगाल में गीला जलोढ़ है, तो सूखा गीला तो भाई पानी है, पानी से कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? दूसरा बताइए, दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न समझ में आया? राजीव फिर कुछ मांगा, ये मृदा में विभिन्न मृदाओं की अपेक्षा खनिज विविधता भी अधिक मात्रा में होता है, जो कृषि की अधिक उपयोगी होता है, और मृदा का परागण कृषि की जाती है। मृदा पर परागण कृषि की जाती है। राजीव ये लास्ट लाइन ना, ये ज्यादा तुमने चिपका दी उससे, गूगल से ऊपर तक में आंसर खत्म हो गया था। मृदा पर परागण कृषि की जाती है लिखने की जरूरत नहीं है ना। वो कई बार क्या होता है ना, गूगल से टेप रहे होते हैं, तो उसने गूगल से चिपकाया कि ये होता है, वो एक लास्ट लाइन एक्स्ट्रा चिपका गया कि यहाँ पे परागण कृषि होती है। परागण तो बेटा वो तो पॉलिनेशन वाली होती है, ज्यादा चिपक गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी पर्ची थी, आप उनको प्रेम पत्र में आप एक पर्ची कहीं से चिपकाए, उसमें आई लव यू था, और उसके बाद नीचे गूगल पे लिखा था कॉपीराइट ऑल इंडिया रेडियो। अब वो भी चिपका रह गया। आप सोचो आपने प्रेम पत्र लिखा, उसमें लिखा आई लव यू, नीचे लिखा कॉपीराइट ऑल इंडिया रेडियो। अब वो सोच रही है प्रपोजल मारा किसने? राजीव भैया ने मारा है या ऑल इंडिया रेडियो? तो राजीव वो लास्ट लाइन बेटा वो हटा देना, जल्दबाजी में तुमने पेस्ट कर दी होगी। तो परागण कृषि तो महानदी और कृष्णा में, अरे बेटा जितनी भी नदी घाटियां हैं, महानदी और कृष्णा कोई बेचारी कमजोर थोड़ी है। कहां गया? नदी घाटियों में आएगा कि नहीं आएगा? बाढ़ के मैदान, तटीय मैदान, नदी घाटी आएगा कि नहीं आएगा? सब जगह आएगा।
परागण कृषि होती है, वो वाली लाइन मसला जी वो हटा दो। और मैं तुम्हारा पूरा पढ़ता हूँ, तुम इतनी मेहनत से भाई तुमने पूरा कॉपी पेस्ट किया तो पूरा तो किया जाए। वो बेचारा तब से लिख रहा था कि मैं आंसर नहीं लिख पाता हूँ। आप समझ रहे हो, जो बेचारे ये वो वाले फंस जाते हैं, कहीं का रोड़ा लग जाता है इनका, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ऑल इंडिया रेडियो ना हो जाए बस, वो थोड़ी सी गलती बाकी एकदम तोड़ता भाई, बिल्कुल सही कह रहे थे। अपना क्षमता निर्माण करना या विकिपीडिया से भीख मांगनी, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी है। एक भीख मांग के गया आप लोगों के सामने कि सर इससे मैं कैसे उत्तर लिख पाऊँ, ठीक है आगे बढ़े। हाँ जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपने बताया नहीं, पहला प्रश्न तो ये हो गया, ये कैसी मृदा है, तो कैसी मृदा का मतलब ये मैच्योर है या इमेच्योर। क्वेश्चन नंबर 2, एलुवियल सॉइल की श्रेणी में आएगा परिपक्व या अपरिपक्व, मैच्योर या इमेच्योर। देखो कितने लोग कर बात करते हैं, वाला भी ट्राई करना बेटा, थोड़ा सा फिर अच्छा रहेगा ना, मुझे भी वो रहेगा। गूगल से चिपकाओगे, ये भी ट्राई करो, लगे हाथ। भाई कोई भी छात्र आप सोचिए ना, उत्तर देगा एक ही देगा ना, एक दो वर्ड देगा, जब कोई इतना बड़ा अनुच्छेद चिपकाएगा तो आपको नहीं पता चल जाएगा ये 4 लाइन का अनुच्छेद गूगल से कर रहा है, और फिर वो पकड़े भी जाते हो, आखिर में जो आ गया वो तो पूछा नहीं। तो सभी लोगों ने मैच्योर लिखा है, सभी लोगों ने मैच्योर लिखा है। यार इतनी बेइज्जती मत करवाओ मास्टर जी की। आप लोगों को ये मृदा पसंद आई, लेकिन ये मृदा इमेच्योर है। सर इमेच्योर कैसे होगी? उस समय ना चौहान साहब जो है उत्तर लिखवा रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। ये मैच्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय। इस मृदा को समय नहीं मिलता है, ये आगे चली जाती है। और इसके नीचे तो इसका पेरेंट मटेरियल नहीं है। क्या इसके नीचे पेरेंट मटेरियल है? ये तो कहीं और से लेकर आया। हाँ तो परागण कृषि कैसे लिख दिया था राजीव भाई, मैं पूछ रहा था, बाकी तो सब ठीक है। परागण कृषि ने थोड़ा सा मुझे हिला दिया था, बाकी सब वो है। अगर खुद से लिखा तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपको पूरी इज्जत से पढ़ रहा हूँ। वो परागण कृषि वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। बताइए मैच्योर है? सब लोग मैच्योर कह रहे हैं, और प्रीलिम्स में गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये मैच्योर है। अरे नीचे की परत है नहीं ना, नीचे की परत ही नहीं है तो आया नहीं अपने उससे, और ये बाहर इधर उधर से आ जाता है, इधर उधर से आता है। तो इसलिए इस सॉइल पे ध्यान रखना है बच्चों। ये सॉइल अभी अभी बना है, कहीं से भी बहकर आ जाता है, तो ये इमेच्योर सॉइल है। गलती हुई कि नहीं हुई? गलती हुई सर, क्योंकि फ्लो की बात नहीं, फिर से अपने सही शब्दों में लिख रहा हूं ताकि आप गलत ना समझे मुझे। इमेच्योर मतलब संस्तर निर्माण अधूरा, सॉइल होराइजंस इनकम्प्लीट। क्योंकि आप अपनी सामान्य भाषा में आप मैच्योर को मतलब क्या समझ सकते हैं? आप मैच्योर को समझदार समझ सकते हैं। मैच्योर का मतलब अच्छा समझ सकते हैं। मैच्योर एक टेक्निकल शब्द है, सॉइल में टेक्निकल शब्द है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सॉइल इमेच्योर होते हैं। अच्छा, इनमें अब एक और चीज बता दूं यार, मेरी बात चली रही है। तो सॉइल में एक चीज ध्यान दें, NPK नाइट्रोजन, पोटैश और फॉस्फेट। एनपीके याद रखिएगा, भारत में उर्वरक उद्योग में एनपीके ही फर्टिलाइजर बनते हैं। एनपीके नहीं किया, एनपीके चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? जीवांश चाहिए होता है, ह्यूमस चाहिए होता है। तो हमारे पौधों को मृदा से ये चाहिए होता है। तो पहला बिंदु जो मैं सबको बताना चाहता हूं, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल एक्सेप्ट वन। भारत की मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, भारत की सभी मृदाओं में तराई को छोड़कर। आपको अभिषेक सर ने बताया होगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए राइजोबियम फलीदार उनमें वो किया जाता है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो ऑल एक्सेप्ट तराई सॉइल्स ऑफ इंडिया आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो तराई मृदा को छोड़कर नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की क्या है? कमी है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी है। तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है? सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर भारत में कौन सा यूज होता है? सबसे ज्यादा यूज होता है यूरिया। यूरिया में होता क्या है? नाइट्रोजन ही तो होता है। यूरिया में नाइट्रोजन ही तो होता है कि नहीं होता है? क्लियर? तो इसलिए ये होता है। लेकिन हमारे तराई क्षेत्र में ये होता है पोटैश फर्टिलाइजर और मृदा। तो पहले हर एक उसमें सॉइल में हम ये ढूंढा करते हैं। और एक और चीज, पौधों को कौन सी मृदा अच्छी लगती है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय। कौन सी बढ़िया है, एसिडिक या क्षारीय? एसिडिक। पौधे को क्या पसंद है, एसिड या क्षार, एसिड या बेसिक? पौधे को क्या पसंद है, एसिड या बेसिक? तो जितने भी लोग एसिड सोच रहे हैं, अगली बार तेजाब में उंगली डालेंगे तो सोचिएगा अच्छा लगेगा या बुरा। तो किसी भी फसल को एसिडिक अच्छा नहीं लगेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे टी, चाय को लग सकता है, वरना ये जो हमारे खाद्यान्न की फसलें हैं इनको एसिडिक अच्छा नहीं लगता, ठीक है, एसिड काटता है चीजों को। अब आते हैं बेसिक। बेसिक भी अच्छा नहीं लगता, बेसिक बहुत गड़बड़ है। बेसिक में मैं आपको बताता हूँ बेसिक क्या होता है। क्षारीय में एक, जैसे आप यूं समझिए, आपके हाथ पर दिवाली क्या होली आ रही है ना, होली पर आपके हाथ पे गुलाल लगा, गुलाल पाउडर है ना, पाउडर है, अगर उसे हटाना हो तो क्या करेंगे? गुलाल को हटाना हो तो क्या करेंगे? सर कपड़े से झाड़ दूंगा, पहले कपड़े से झाड़ दूंगा, सारा जल जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा धुल जाएगा, यही है। दूसरा, आपके हाथ में ग्रीस लग गई, आप अपनी साइकिल की चेन लगा रहे थे और ग्रीस के वर्तमान में आपका हाथ चला गया, अब आपके हाथ पे ग्रीस लगी हुई है, ग्रीस कैसे धुलेगी? जल्दी बताइए। गुलाल तो हट जाएगा, धूल है, ग्रीस। सर मैंने ग्रीस कभी नहीं देखी। अरे घर में देसी घी में हाथ डाल दिया, अब देसी घी में हाथ डाला, उसे धो के देखिए, एक बार में धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। दूसरी बार धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। सबसे बढ़िया उसमें क्या लगेगा? केरोसिन, डीजल, उससे धुलेगा कि नहीं धुलेगा? तो अगर बहुत ज्यादा क्षारीय हो गया तो समझ लो ग्रीस है। अब उसमें खनिज पदार्थ जो है ना, जड़ें जाएंगी, उसमें से निकाल नहीं पाएंगी। तो ना एसिडिक चाहिए ना क्षारीय चाहिए। न्यूट्रल क्या होता है? 0 से 14 के बीच में, 7 नंबर न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल 7 से थोड़ा ऊपर तक चल जाएगा, इस तरफ को चलेगा 7, 7.5, तो थोड़ा सा इधर क्या है,
क्षारीय, इधर क्या है, अम्लीय। तो फसलों को 7 7.5 उस तरफ चलेगा, उतना ही चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर अगर जाना हो वहां भी चलता है। और खासकर जब हमारे पास बेस होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चाहिए होते हैं, तो जो हमारी खासकर खाद्यान्न फसलें, खासकर जो हमारी सीरियल क्रॉप्स है उनमें ये चाहिए होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। एनपीके, तो हम एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं। जलोढ़ मृदा में, एलुवियल सॉइल्स में आप पाएंगे कि यहां पर पी और के तो ठीक है, पी और के तो ठीक है, लेकिन एन की तो सब में कमी है, तो हमारे पास नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए हमें यूरिया डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे यहां पर जीवांश, ह्यूमस की भी कमी है भाई, इन दोनों की कमी होती है। क्लियर है। तो अगर एसिड ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा बेटा, एसिड में हाथ डाल के देख लो ना, एसिड जीवित कोशिकाओं को काट देगा। अबे गुप्ता, ये थ्योरेटिकल बातें करना बंद करो। एसिड होता है घर में तेजाब, तेजाब में हाथ डालेंगे तो जो आपकी जीवित कोशिका का होगा वही हमारे पौधे का भी होगा, ठीक है। सर कभी कभी पोटैश भी डालते हैं, तो बेटा रिंकी कह रही है सर पोटैश भी डालते हैं, तो रिंकी पहली बात, तीनों चाहिए ना, नाइट्रोजन, पोटैश और फॉस्फेट। तो आप कह रहे कभी कभी पोटैश डालते हैं, कब डालते हैं, जिस मृदा में पोटैश की कमी हो उसमें डालेंगे। इसलिए सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया कि नहीं बनाया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सुना कि नहीं आपने, सुना है, सॉइल हेल्थ कार्ड। तो अपने खेत में कोई भी उर्वरक डालने से पहले देखिए नाइट्रोजन डालना है, पोटैश या फॉस्फेट, समझ में आया, सिंपल हो गया। तो ये हो गया। और भारत की कृषि इन वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर ही क्लियर हो गया। सर चूना डालते हैं एसिड को हटाने के लिए, बेटा अगर एसिड हो गया तो एसिड को कौन काटेगा, एसिड को कौन काटेगा, बेस काटेगा। जिन्होंने भी थोड़ा सा केमिस्ट्री रसायन पढ़ा है, एसिड और बेस को अगर मिला दो तो वो न्यूट्रल कर देता है। तो अगर आपका एसिड है तो आप क्या डालेंगे, बेस, बेस मतलब चूना, बेस ही तो है, कैल्शियम के सॉल्ट, ठीक है। और जहां पर ज्यादा बेस है, जहां पर ज्यादा बेस ज्यादा हो जाता है, उसके उपचार के लिए आप क्या करते हैं, वहां जिप्सम डाल देते हैं। सुना आपने, बट आपने ट्रिक बना रखी है, आपने ट्रिक बना रखी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, विज्ञान की तरह दे रहा हूं, जिसमें मुझे ही डांट सुनने को पड़ रही है। बाकियों की तरह जाए डिक्टेशन करवाए दो, कोई बात नहीं। आपके डांट से अगर मैं ये हटा दूं और आप पास ना हो तो क्या फायदा। तो पहली चीज तो हमें समझ में आना चाहिए। तो जिसमें क्षारीय ज्यादा है, क्षारीय अगर ज्यादा है तो उसका उपचार जिप्सम से कर दीजिए, और अगर एसिड ज्यादा है तो उसका उपचार बेस से, चूना से कर दीजिए, सिंपल। सर हाउ वी कैन गेट हेल्थ ऑफ सॉइल, सर जी। तो बेटा देखो, अभी तुम परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की हो, वैसे तो इस बैच में बाकी टीचर्स भी बता चुके हैं, और नहीं तो भारत में मोदी जी को कई बार आपने सुना होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड परियोजना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से सैंपल आते हैं। जैसे आपके शरीर में कुछ होगा तो ब्लड का सैंपल देते हो मुन्ना, वैसे होता है। तो क्लास ना रोके तो चले, ठीक है। ये कह रहा है सर पी फॉस्फोरस होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, पी से फॉस्फोरस और के से पोटैश, ठीक है। एनपीके ठीक हो गया। आगे बढ़े, अगली मृदा पर आ जाते हैं। अगली मृदा, ये वाली पहली मृदा पे हमने ज्यादा समय दिया, क्यों दिया, ताकि आप समझ सकें कि मृदा को कैसे पढ़ना है। दूसरी मृदा है ब्लैक, काली मृदा। ये हमारे दक्कन लावा में क्षेत्र में बनी। ये बसाल्ट के अपरदन से बनी, इससे बनी। जो हमारा दक्कन लावा में बसाल्ट था, कहां पर था, गुजरात में था, सदर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ हिस्सों में कर्नाटक में भी गया। नदियां लेकर गई हैं, नदियां काट कर ले गई हैं, तो वहां पर ये बना है दक्कन लावा। दक्कन लावा ये बना है, ठीक है। ये किससे बना है, वोल्केनो से बना है। और इसकी मिट्टी काली क्यों होती है, इसी मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं, कॉटन सॉइल। इसी में आपने ये शब्द भी सुना होगा, रेगर सॉइल, रेगुर सॉइल भी सुना होगा। तो पहले देखते हैं इसका काला रंग कहां से आया। काला रंग आया है बच्चों टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट से। टाइटेनीफेरस, सर इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, वैज्ञानिक नाम है, हिंदी में भी यही रहेगा, मैग्नेटाइट। सर ये समझ में नहीं आया क्या है, दो धातुओं का मिश्रण है, टाइटेनियम और आयरन। टाइटेनियम और आयरन के मिश्रण से, टाइटेनियम और आयरन के मिश्रण से ये मृदा बनी है। इस मृदा में ये खनिज होता है जिसकी वजह से इसका चारित्रिक काला रंग है। इट इज व्हाट, ब्लैक कलर बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। पहला तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात, इस मृदा में क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्ले कंटेंट सबसे ज्यादा है। मृणमय, हिंदी में से मृणमय कहते हैं, क्लेई मृदा है, मृणमय है। और ये गहरी मृदा है और ये अपारगम्य मृदा है। और एक वर्ड मैं बहुत खास यहां पर इसके लिए लिखना चाहूंगा कि ये स्थानबद्ध मृदा है। सभी लोग इसको जरूर लिखेंगे, स्थानबद्ध, सिडेंटरी सॉइल। दोनों को बताना चाहता हूं, सभी लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को बताना चाहता हूं। सिडेंटरी सॉइल का मतलब जहां इसका पैतृक चट्टान है, जहां इसका पेरेंट मटेरियल है, वहीं पे बना है। अभी हमने एलुवियल देखा था, वो क्या था, वो प्रवाही था, वो कहीं और से टूट कर आया है, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल था। ये सिडेंटरी सॉइल है, यहीं पर बना और बहुत ज्यादा इसकी बहुत लंबे समय तक इसकी मारपीट होती रही और ये गहरा भी हो गया है। ये मैच्योर होगा कि नहीं, ये मैच्योर सॉइल है। और इसमें महीन कण है, क्या है, महीन कण। क्ले जो होता है, महीन कण होते हैं, दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो उस वजह से यहां पर पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाता है, पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, मॉइस्चर रिटेंशन, जल ग्रहण क्षमता यहां पर बहुत ज्यादा होती है। राम गौर कह रहे सर इसका फैलाव नहीं होता। बेटा एक तो यहां पर है, प्लस नदी घाटी इसका फैलाव करती है। तो जिसने भी ये प्रश्न पूछा, मैं उनको इस चित्र से दिखाना चाहता हूं। बेटा ये इसका क्षेत्र है। जिस भी छात्र ने ये प्रश्न पूछा कि सर क्या इनका फैलाव नहीं होता, तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है बेटा, ये काली मिट्टी का क्षेत्र, ओरिजिनल क्षेत्र। इसमें ये फैलाव दिखाई दे रहा है आपको, किसने किया, नदी ने फैलाव किया। ये किसने किया, कृष्णा और गोदावरी। नदियां फैलाव कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, तो नदियां निश्चित रूप से फैलाव करती हैं। सर यहाँ पे कहां से आया, यहाँ भी बसाल्ट का मैग्मा इधर भी हुआ था, तो इस तरह से ये हुआ था। सभी लोग को समझ में आया, तो इसका निश्चित रूप से फैलाव होगा ही होगा।
सर ये मिट्टी बहुत लचीली होती है। भाई देखिए मैंने लचीली तो नहीं सुना है इस मिट्टी के बारे में, और आप मिट्टी के लचीलेपन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये मिट्टी क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर इसमें पानी ज्यादा डाल दिया तो गीली होकर ये चिपचिपी हो जाएगी। इसको कहा जाता है कि इसको जब भी गीली हो जाए तो इसकी जुताई नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर इसकी जुताई करनी है तो गीली में मत करिएगा, गीली में चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर इसमें बड़ी दरारें आ जाती है, ह्यूज क्रैक्स डेवलप ऑन द सरफेस। कभी-कभी आपने टीवी पर देखा होगा, जब सूखा पड़ता है तो सूखे में इस तरह से मैदान दिखाया जाता है कि भाई देखो सब जगह सूखा पड़ा है और हमारी मिट्टी भी टूट गई है। ऐसा दिखाई देता है कि नहीं देता है? इस तरह से। तो ये जो है जब सूखता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। लचीलेपन की कोई बात नहीं, हाँ चिपचिपा, गीले में चिपचिपा, और सूखे में ये टूट जाता है, दरार हो जाता है। दरार हो जाने का मतलब ये है कि इसमें तोड़फोड़ होगी। इसी के लिए तो हल चलाया जाता है। जब हम फसल को तैयार करने के लिए, जब हम मृदा को तैयार करते हैं तो हम हल चलाते हैं। हल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्लॉइंग। प्लॉइंग जब करते हैं तो यहाँ तो दरारें अपने आप पड़ गई। तो ये क्या कर रहा है? ये तो स्वतः ही अपना प्लॉइंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये विशेष होता है, ये स्वतः जुताई वाला, इसको कभी-कभी स्वतः जुताई वाला मृदा कहा जाता है, सेल्फ प्लॉइंग। ठीक है? तो जब तक नमी रहती तब जुताई की जाती है। देखिए बात यह है कि इसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें अति सिंचाई किया तो ये चिपचिपा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सतह सूख भी जाए, इसके अंदर गहरी उसमें नमी रहती है। ठीक है? जब बिहार में भी होता है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बिहार के कुछ क्षेत्र में जहां पर हमारा करग्यूलन की वजह से राजमहल हिल्स वाला जो क्षेत्र आया और उससे जो चीजें बाहर गई, वहां पर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है? सर राजस्थान में कपास ज्यादा होता है, मधु मुझे पता नहीं राजस्थान में कपास ज्यादा होता है कि नहीं। महाराष्ट्र जो है इसका केंद्र है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जहां पर सिंचाई की व्यवस्था हुई है वहां पे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ने भी कपास उगाया है। लेकिन कपास का जो हमारा केंद्र है वो महाराष्ट्र की बेल्ट है। होने के लिए सिंचाई से कपास दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भी हुआ है और पंजाब हरियाणा में भी हुआ है। तो ये कहना कि सर राजस्थान में कपास हो रहा है, और बहुत समझदारी भी नहीं है राजस्थान में बहुत ज्यादा कपास करने की, अगर आपके पास मृदा नहीं है और आप बहुत ज्यादा सिंचाई करें। अति सिंचाई से नुकसान होता है। सभी लोगों को समझ में आया? तो ये विशेष है, क्लियर हो गया? ये हमारी दूसरी मिट्टी होगी। तीसरी मिट्टी पर आते हैं। तीसरी कौन सी हमारी? रेड एंड येलो सॉइल। तो जहां भी काली मिट्टी है, काली मिट्टी के चारों तरफ से घेरे हुए, काली मिट्टी को चारों तरफ से घेरे हुए, काली मिट्टी की परिधि पर, ठीक है? और अगर मैं कहूं ये कहां पर बनी है, तो ये भी एक स्थानबद्ध आर्कियन या कैम्ब्रियन पूर्व शील्ड के ग्रेनाइट या नाइस शैलों के अपरदन से बनी है। कैसे बनी है? काली मिट्टी को चारों तरफ से घेरा हुआ है इसने, और स्थानबद्ध है। स्थानबद्ध का भी मैंने बताया, वहीं पर है, सेकेंडरी है, एंशिएंट या आर्कियन प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से। ये लाल क्यों हो जाता है? आयरन का जो ऑक्साइड है वो लाल रंग का होता है, इसलिए लाल है। लेकिन अगर जल योजित आयरन ऑक्साइड हो, अंग्रेजी में जल योजित को क्या कहते हैं बच्चों? जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, हाइड्रेटेड, अगर उसमें जल का मिलाव हो तो ये कौन से रंग का होता है? येलो। तो जहां पर जल वाष्पित हो जाएगा, सूख जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रेड सॉइल। और जहां पर थोड़ा सा जल रहेगा वो क्या होगा? येलो सॉइल। रेड और येलो। लेकिन इनमें बहुत खनिज नहीं होते हैं, ये कोर्स सॉइल होते हैं, कोर्स। इनमें रेत की मात्रा अधिक है, इनमें जो हम कहें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कम होते हैं। तो इनको अगर कृषि के लिए यूज करना है, सिंचाई प्लस उर्वरक दोनों देने पड़ेंगे। तो ये कहां पर पाया जाएगा? दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के हिस्से, महाराष्ट्र तक, यहां तक ये पाया जाएगा। तो पूरे के पूरे काले वाले को घेर के रखे हुए हैं। सभी लोगों को दिखाई दिया? क्लियर है? मिश्रण संभव है, यहाँ बेटर हो जाएगा। नदी घाटियों में बेटर हो जाता है, जब इसकी पिटाई होकर ये महीन हो जाता है तो बेटर हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कृषि होगा और उसके साथ उर्वरक डालेंगे तो होगा। अन्यथा इसमें कुछ ऐसी फसलें लगाई जा सकती हैं, जैसे कि हमने कहा मोटा अनाज लगाइए, ज्वार लगाइए, रागी लगाइए, मरवा जिसे कहते हैं वो सब लगाएं। फर्टिलिटी कम है, तो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी इसमें सबसे बड़ा जो हमारा क्षेत्र है वो इसके पास चला जाता है। उसके बाद काला आ जाता है। काले में अगर मैंने ये कहा लगभग 45% ये है, तो लगभग 16% हमारा ये है। और 16 के बाद ही अगर हम इसकी बात करें, लाल वाले की बात करें, तो ये भी हमारा 10 से 12% है। तो कुल मिला के 2/3 सॉइल तो इन्होंने कंप्लीट कर दी है। 2/3 सॉइल। हाँ एक और चीज मैं इधर भूल गया, ये हमारे पूर्वोत्तर में भी होगा। पूर्वोत्तर में भी तो शील है, पूर्वोत्तर में भी होगा। ठीक है? 2/3 सॉइल पूरे हो गए। अब छोटा सा टुकड़ा है लेटराइट का छोटा सा टुकड़ा। उसके बाद अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ये डेजर्ट में है। उसके बाद अगर हमने क्षारीय या वाटर लॉगिंग वाला किया तो यहाँ पर है। ये छोटे से हैं, किताब से पढ़िएगा। इस पर 5-7 मिनट की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो कल के लिए आपको फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज किताबें पढ़िए। ये मूर्खता मत करिए कि आपको 4 लाइन डिक्टेशन लिखवाया गया तो इसका मतलब आप एग्जाम में लिख पाएंगे। समझदारी इसमें है, दिमाग से वो जनरेट करें, और आपको उत्तर लेखन में जो परीक्षा में आने के लिए जो किया गया है उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप एक बात बताइए मुझे, ये जो प्रश्न है, इसी प्रश्न में कि हमारे कहां गया प्रश्न लिखा था ना, प्रमुख मृदा के प्रकार का वर्णन करिए, केवल इसी प्रश्न में जो अभी तक पढ़ा है इसी में पेज कम पड़ जाएंगे कि नहीं? इतना ही लिखने लगेंगे तो पेज कम पड़ जाएंगे कि नहीं कम पड़ जाएंगे?
तो फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपना विश्वास रखिए। इस तरह के कई कई छात्र इस तरह के हैं जो नॉन सीरियस हैं, जिनके पास अपना अपना लगाने का कोई खास कारण नहीं है, अपना दिमाग लगाने का, और वो एक तरह के क्या कहूं कि आश्रितता में ज्यादा रहना चाहते हैं, और उन्हें परीक्षा पास करने की इतनी कोई बहुत ज्यादा अंदर से ललक नहीं है। आपके पास है, उसको जागृत रखिए, मेहनत करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर मैं थोड़ी सी मृदा के जो छोटे प्रकार हैं उनको खत्म करवा के मृदा के वर्धन को हम वनस्पति से जोड़ेंगे। अगली क्लास हमारी प्राकृतिक वनस्पति पर। बहुत बहुत धन्यवाद।